हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लोएम को पढ़ेंगे। फ्लोएम हिंदी में पोशवाह। ये नाम कार्ल नेगेली के द्वारा दिया गया। फ्लोएम का मुख्य कार्य भोज्य पदार्थों का संवहन करना होता है। उद्भव के आधार पर फ्लोएम को भी प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम में बांटा जाता है। जैसे कि हमने जाइलम को देखा था, उसी प्रकार फ्लोएम को भी डिवाइड किया जाता है। प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम वो है जो पहले विकसित हुआ, सेकेंडरी फ्लोएम वो है जो बाद में विकसित हुआ। प्राइमरी जो प्रारंभ में विकसित हुआ, यानी पौधा जब प्राथमिक वृद्धि कर रहा होता है, अर्थात उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही होती है, उस समय प्राइमरी फ्लोएम का विकास होता है। लेकिन पौधा जब सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा होता है, तब उसमें मोटाई बढ़ती है, पौधे के पादपंख की मोटाई बढ़ती है, तने की, जड़ की, शाखाओं की। उस दौरान सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। प्राथमिक फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम या प्रोकेम्बियम से विकसित होता है, और जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो वेस्कुलर कैम्बियम से विकसित होता है। प्राइमरी फ्लोएम को दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में भी जो पहले विकसित हो वो प्रोटोफ्लोएम है, जो प्राथमिक वृद्धि के दौरान ही लेकिन बाद में विकसित होता है उसे मेटाफ्लोएम कहते हैं। इनकी जो सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स बनेगी वो छोटे आकार की होंगी, और मेटाफ्लोएम में ये बड़े आकार की बनती हैं। फ्लोएम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम की बात करें तो उसमें हमें सीव सेल्स मिलेंगी, एल्ब्यूमिनस सेल्स मिलेंगी, फ्लोएम पेरेन्काइमा मिलेगा, फ्लोएम फाइबर मिलेंगे। ये चार पार्ट हमें जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में देखने को मिलते हैं। ऐसी टेरिडोफाइट हम देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि बात करें एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म्स का जो फ्लोएम होता है उसमें सीव सेल्स मिलकर सीव ट्यूब का निर्माण कर लेती हैं। तो ये एक अंतर हो गया। दूसरा, उसमें जो एल्बुमिनस सेल्स की हमने बात की थी, उसके स्थान पर कंपेनियन सेल्स यानी सह कोशिकाएं पाई जाती हैं। और तीसरा है फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये चार पार्ट फ्लोएम के होते हैं, और ये अलग अलग आकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसीलिए यह भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स को। सीव सेल्स क्या हैं? सीव सेल्स, जिन्हें चालनी कोशिकाएं कहते हैं, और सीव ट्यूब्स यानी चालनी नलिकाएं। सीव सेल्स हमें देखने को मिलेंगी टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में, और सीव ट्यूब्स हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती हैं। चालनी कोशिकाएं क्या हैं या सीव सेल्स क्या होती हैं? सीव सेल्स पतली भित्ति वाली कोशिकाएं हैं, और ये जीवित होती हैं। परिपक्व जो सीव सेल होगी उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यह इसका इम्पोर्टेंट करेक्टर है। जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो इस जीवित कोशिका के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उन कार्यों का नियंत्रण कौन करेगा? सह कोशिका। सह कोशिका के केंद्र के द्वारा नियंत्रण किया जाएगा। किस में? एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो उसमें कौन करता है? एल्ब्यूमिनस सेल्स करती हैं। ये हमने यहाँ पे कंपेयर लिख दिया है। आगे हम बात कर रहे हैं, इन कोशिकाओं के केंद्रीय भाग में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। केंद्र में मिलेगी बड़ी रिक्तिका, और कोशिका द्रव्य पतली परत के रूप में पाया जाएगा। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, यानी इसका साइटोप्लाज्म कैसा मिलता है? बिल्कुल पतली परत के रूप में पेरिफेरल रूप से पाया जाता है, परिधीय रूप से पाया जाता है। इसकी संरचना को हम देखते हैं। शिव सेल और शिव ट्यूब दोनों को हम चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं। जो शिव ट्यूब क्या हुआ? बहुत सारी शिव सेल्स आपसे मिल गई और मिलकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी, तो हमने उसे शिव ट्यूब कहा, चालनी नलिका कहा। यह किस में मिलेगी? यह एंजियोस्पर्म में मिलती है। ये लिविंग सिनसाइट का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम समझते हैं सिनसाइट क्या होता है। यदि दो कोशिकाएं आपस में पूरे तरीके से जुड़ जाएं और इस प्रकार एक जो संरचना बाद में बन रही है वह दो तरीके से बन सकती, दो प्रकार की हो सकती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक कोई कोशिका है, उसके अंदर एक केंद्रक है। मान लो
इस केंद्रक में विभाजन होते चले गए और बहुत सारे केंद्रक बन गए। तो इस प्रकार एक बहु केंद्र की संरचना बन रही है, इसे हम सिनोसाइट कहते हैं। दूसरा तरीका कि ये एक कोशिका, दूसरी कोशिका और इस प्रकार अनेक कोशिकाएं आपस में जुड़ गई और एक बड़ी कोशिका बनी, इसके अंदर 3 कोशिकाएं मिली तो 3 केंद्रक हैं। इस प्रकार की बहुकोशिकीय अवस्था बनती है तो उसे हम सिनसाइट कहते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। तो जो सीव ट्यूब बन रही है वो सीव ट्यूब एक्चुअल में क्या है, इस प्रकार की कोई एक सीव सेल थी, वो दूसरे से मिली, तीसरे से मिली और इस प्रकार जुड़ के एक बड़ी कोशिका बन रही है, वो सिनसाइट है। लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि जब वो मेच्योर अवस्था में आती है तो उसके केंद्रक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केंद्रक नष्ट भले ही हो गए हों लेकिन यह सिनसाइट तो कहलाएगी क्योंकि कोशिकाओं के संगलन से बनी है। सिनसाइट कौन है, यहाँ पर सीव सेल और सीव ट्यूब 2 वर्ड हैं, एक तो चालनी कोशिका और एक है चालनी नलिका। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सीव ट्यूब है वो सिनसाइट होती है, सीव सेल सिनसाइट नहीं है। सीव सेल्स, बहुत सारी सीव सेल्स मिल गई और उन्होंने एक बड़ी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई है जिसे सीव ट्यूब कहा जाएगा, यह सिनसाइट का एग्जाम्पल है। अब इस प्रकार बनने वाली कोशिका यदि जीवित हो तो उसे हम बोलेंगे लिविंग सिनसाइट, और यदि वह डेड हो तो डेड सिनसाइट बोलते हैं। अब देखते हैं हम आगे। तो एक सीव सेल दूसरी से और इसी प्रकार लगातार जुड़कर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, इसे ही सीव ट्यूब कहा गया है। ये जो कोशिका दिखाई दे रही है यह सीव सेल है। इसके बिल्कुल पास में एक दूसरी कोशिका दिखाई दे रही है। ये कोशिका जो ग्रीन कलर जिस पर किया गया है, ये कोशिका कंपेनियन सेल है। हम एंजियोस्पर्म को देख रहे हैं, कंपेनियन सेल, सह कोशिका। सीव सेल और कंपेनियन सेल ये दोनों आपस में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जुड़ी रहती हैं। एक बात और कि ये दोनों कोशिकाएं जिस कोशिका के विभाजन से बनी है वो एक ही कोशिका होती है, यानी एकमात्र कोशिका के विभाजन से बनी है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या कहलाती हैं, सिस्टर कोशिकाएं कहलाती हैं। हमने ये भी बात की थी कि सीव कोशिका या चालनी कोशिका में परिपक्व अवस्था में केंद्रक नष्ट हो जाते हैं। जब केंद्रक नष्ट हो गए तो इस कोशिका का कार्य कौन करेगा, इस एक कोशिका के द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं उसका नियंत्रण कौन करेगा, कंपेनियन सेल का ये वाला केंद्रक करेगा। और इस केंद्रक के द्वारा ये नियंत्रण का कार्य किया जा सके, इसके लिए इन दोनों कोशिकाओं के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा संबंध पाए जाते हैं, मतलब कि यहाँ से पदार्थों का आवागमन इजीली हो सकता है। इस प्रकार के प्लाज्मोडेस्माटा संबंध पाए जाते हैं जो हम कोशिका को पढ़ते समय डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी होती है फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, ये भी जीवित होती हैं। ये संरचना हमने देख ली और इसके बराबर में लगे होते हैं बिल्कुल पतले तंतुनुमा और डेड सेल्स जो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, जिन्हें हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर, जो इनके बराबर में लगे होते हैं ताकि इन जीवित कोशिकाओं को मजबूती मिल सके। जो एंजियोस्पर्म है उसमें देखो ये एक सीव सेल है, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, इस प्रकार ये आपस में किनारों पर जुड़ी हुई हैं। जब किनारों पर जुड़ जाती हैं तो हमें ये कंटिन्यूटी लगती है और ये अंदर बिचला हिस्सा होता है उसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, तो इसीलिए इसको सीव ट्यूब कहा जाता है। एक सीव सेल का जो एंड होता है वहाँ पर एक छिद्रित प्लेट पाई जाती है, इसे ही हम सीव प्लेट कहते हैं। तो पदार्थ इन छिद्रों से होते हुए आगे जा सकते हैं और हम जानते हैं सीव सेल ही मुख्यतः फ्लोएम के संवहन का मतलब फूड के संवहन का कार्य कर रही है, ग्लूकोज का संवहन हो रहा है। तो एंजियोस्पर्म में एक सीव सेल दूसरा तीसरे से जुड़ा रहता है और इसमें अंतिम जो एंड वाल है यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं। तो एक सीधी रेखा में भोजन का आवागमन हो रहा है, भोजन का संवहन हो रहा है। लेकिन जिम्नोस्पर्म की हम बात करें तो उसमें एक सीव सेल फिर दूसरे से तीसरे से इसके एंड वाल पर नहीं जुड़ के साइड वाली भित्ति से जुड़े होते हैं। तो भोजन का जो संवहन होगा वो जिगजैग फॉर्म में दिखाई देगा, पहले इधर आएगा फिर इधर मुड़ेगा और इस प्रकार दिखाई देता है जिगजैग फॉर्म में। तो ज़्यादा एफिशिएंट तरीका कौन सा है, इस प्रकार।
तो सीव ट्यूब किस में बन रही है? एंजियोस्पर्म में बन रही है। लेकिन जिम्नोस्पर्म की हम बात करें तो उसमें एकदम क्लियरली सेल्स अलग अलग दिखाई दे रही हैं, तो वो सीव सेल्स के द्वारा परिवहन हो रहा है, संवहन हो रहा है भोजन का। चालनीय जो तत्व हैं अपनी अंतः भित्ति पर उपस्थित एंड वॉल पर जो छिद्र पाए जाते हैं उनके द्वारा निरंतरता बनाते हैं और सीव ट्यूब का निर्माण करते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी, एंड वॉल में स्थित इन छिद्रों को ही चालनी छिद्र कहते हैं, यानी सीव प्लेट जो एंड वॉल है जिसमें ये छिद्र पाए जाते हैं, परफोरेशन पाए जाते हैं, ऐसी एंड वॉल को सीव प्लेट कहा जाता है। इन छिद्रों के द्वारा भोज्य पदार्थों का परिवहन घुलित अवस्था में होता है। परिपक्व चालनी तत्व में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, ये हमने बात कर ही ली। अब पतझड़ के मौसम में जब पत्तियां गिर जाती हैं उस दौरान जो सीव प्लेट है उस पर कैलोज जमा हो जाता है और एक कैलोज पैड बन जाता है। ये जो सीव प्लेट है इसके ऊपर एक पदार्थ जमा हो जाएगा, वो पदार्थ क्या करेगा? इन छिद्रों को बंद कर देगा, जिसे कैलोज कहा गया है। β13 ग्लूकान का बहुलक होता है, ये उसको बंद कर देगा। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि जो सीव प्लेट है उसकी जीवाणु संक्रमण से सुरक्षा हो जाएगी। पत्तियां गिरी हैं, पत्तियां गिरने के बाद जो प्लांट है उसमें घाव, मान लो यहाँ पर कोई लीफ गिरी है, यदि ये लीफ यहाँ से गिरेगी तो यहाँ पर घाव हो गया है, उस घाव से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाद में सीव ट्यूब से होते हुए पूरे प्लांट में फैल सकता है। तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि बैक्टीरिया तभी तो आगे बढ़ेगा, लगातार उसको फूड की सप्लाई मिलती रहे। और हम जानते हैं कि सीव ट्यूब के अंदर ऐसे भोजन होता है तो बैक्टीरिया आसानी से उससे आगे की तरफ संक्रमण फैला सकता है। तो इस सीव ट्यूब के किनारों पर, एंड वॉल पर ऐसे कैलोज बैंड बन जाते हैं और ये जो कैलोज प्लग बने हैं ये क्या करेंगे? यदि जीवाणु संक्रमण आने की भी कोशिश करता है जीवाणु आगे, तो वो इस कैलोज पैड को पार नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार जीवाणु संक्रमण से सुरक्षा होती है। तो जब ऐसा कब हुआ? पतझड़ के मौसम में। पतझड़ में तो ऐसा हो गया, लेकिन जब वापस नई पत्तियां निकलेंगी तो यदि कैलोज पैड बना हुआ रहेगा तो भोजन का संवहन नहीं हो सकता, तो उसका घुलना ज़रूरी है। तो जब बसंत ऋतु आती है तो उस समय पहला काम यही होता है कि कैलोज घुल जाता है। एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जिसे पी प्रोटीन कहा जाता है, यानी फ्लोएम प्रोटीन। यह सीव ट्यूब में पाया जाता है और भोजन के संवहन से इस प्रोटीन को संबंधित माना जाता है। अब अगले हैं, हमने दोनों को पढ़ लिया, सीव ट्यूब और सीव सेल्स को। अब हम पढ़ रहे हैं कंपेनियन सेल, जो उसका दूसरा घटक है फ्लोएम का। ये पतली भित्ति वाली होती हैं और जीवित सेल्स हैं, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ये प्रत्येक एक सीव सेल के साथ में एक सहकोशिका, मतलब एक के साथ में एक सहकोशिका अपार्श्व में जुड़ी रहेगी और इस प्रकार ये बिल्कुल इक्वल संख्या में पाई जाएंगी। जो सीव सेल है वो और कंपेनियन सेल दोनों एक ही मात्र कोशिका से बनती है, इसलिए इन्हें सिस्टर सेल्स कहते हैं। परिपक्व सीव सेल के अंदर केंद्रक नष्ट हो जाता है तो उसके कार्यों का नियंत्रण कंपेनियन सेल के केंद्रक के द्वारा होता है। इस नियंत्रण के लिए इन दोनों के मध्य प्लाज्मोडेस्माटा संबंध पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में हमने बात की थी सहकोशिका नहीं पाई जाती, तो यदि सहकोशिका नहीं पाई जाएगी तो फिर उनमें भी परिपक्व जो चालनी कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नष्ट हो जाता है, तो फिर उसके कार्यों का नियंत्रण कौन करेगा? यदि सहकोशिका नहीं पाई जाती, बिल्कुल सहकोशिका का ही कार्य करने वाली एक कोशिका होती है जो सहकोशिका की तरह कार्य करती है, जिसे एल्बुमिनी सेल्स कहते हैं। लेकिन जब ये कार्य एक सहकोशिका के समान कर रही हैं तो फिर अलग नाम क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया क्योंकि एल्बुमिनी कोशिकाएं और जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में मिलने वाली एल्बुमिनी जो सेल्स हैं, ट्रांसबर्गर सेल्स भी कहते हैं, ये और इनमें पाई जाने वाली सीव सेल्स ये सिस्टर सेल्स नहीं है, एकमात्र कोशिका के विभाजन से नहीं बनी। इसीलिए ये कार्य तो बिल्कुल समवर्ती हैं किसके? कंपेनियन सेल के, लेकिन नया नाम हमें देना पड़ा
तो और इसको एल्बुमिनी-सेल्स कहा गया। तीसरा जो घटक है वो है फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर। हमने फाइबर जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू को पढ़ रहे थे तब हमने इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की है कि ये स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स के बने होते हैं और लंबे अशाखित नुकीले होते हैं। इन्हें बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। ये सीव एलिमेंट्स को मजबूती देते हैं और जब ये मेच्योर स्टेज में होते हैं तब ये डेड होते हैं। क्यों होते हैं डेड? क्योंकि स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर को पढ़ रहे थे, हमने बात की थी कि इनकी जो द्वितीयक सेल वॉल है उसमें लिग्निन का जमाव हो गया, और जब भी किसी सेल में लिग्निन का जमाव हो जाएगा तो वो सेल क्या हो जाएगी? डेड हो जाती है। चौथा घटक है फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा को बास्ट पेरेन्काइमा भी कहते हैं। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं और कोई भी पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उनका प्राथमिक फंक्शन क्या होता है? फूड स्टोरेज करना। यहाँ पर भी इसका यही कार्य है। सेल, इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज हेमीसेलुलोज की बनी होगी, पतली भित्ति वाली। ये जीवित सेल्स होती हैं। पेरेन्काइमा की कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। हमने पेरेन्काइमा टिश्यू पढ़ा था तब हमने बात की थी इसके बारे में। मुख्य कार्य भोजन संग्रह है। भोजन किस रूप में संग्रह करते हैं? प्लांट स्टार्च के रूप में करते हैं। कई बार अन्य पदार्थ भी संग्रहित किए जाते हैं प्लांट्स में, जैसे रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, इस प्रकार के इन पदार्थों का भी संग्रह फ्लोएम पेरेन्काइमा में देखने को मिलता है हमें। रे पेरेन्काइमा जो है एक प्रकार का फ्लोएम पेरेन्काइमा ही है। ये भोजन का आर्य समन्वयन करता है। यानी पौध जो प्लांट है, हम जानते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कौन? सीव ट्यूब्स। उसमें भोजन का समन्वयन किस प्रकार होगा? ये यदि प्लांट है तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस प्रकार। तो इसकी जो रेडियस में, व्यास में उपस्थित सेल्स हैं, वहाँ तक भोजन कैसे पहुँचेगा? उस भोजन को पहुँचाने के लिए कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जो टीएस में हमें बिल्कुल इस प्रकार दिखाई देती हैं। इन्हें ही रे पेरेन्काइमा कहते हैं। ये भोजन का अरीय रूप से संवहन करती हैं, यानी उसके सरफेस की तरफ लेकर जाती हैं। ये फ्लोएम के चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब दो टर्म्स हैं, लेप्टोम और हेड्रोम। लेप्टोम फ्लोएम के जो सीव एलिमेंट है, संवहनी तत्व हैं, उनको कहा जाता है, और हेड्रोम है वो जाइलम के संवहनी तत्व को कहा जाता है, ट्रिकेट्स या वेसल्स को। और दोनों ही नाम हेबरलैंड के द्वारा दिए गए थे। हेबरलैंड ने नाम दिए थे। थैंक यू।